नमस्कार बच्चों। बच्चों, आपको पता ही है कि अपना ये जो वातावरण है उसमें से हमें वायु मिलती है और उस वायु की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हवा है वहाँ पर सांस लेना आसान है और उससे जो जिंदगी है वो चलती है। अब आप सोच रहे होंगे जिंदगी तो किसी और चीज़ से भी चलती है। हाँ, बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि जो भोजन हम खाते हैं उससे भी जिंदगी चलती है। अगर हमें भोजन ना मिले तो हमारा जो जिंदगी वाला रूप है वो इस तरह का नहीं रहेगा। अब जिस प्रकार आपने एक मशीन देखी है, मशीन को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीन जो है या तो तेल डालना पड़ता है या उसको बिजली से चलाना पड़ता है। और इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है ये भी तभी चलेगा जब इसको भोजन मिलेगा। और ये जो भोजन है कई बार तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको भोजन ही प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उनके लिए जो खाद्य की सुरक्षा है, अन्न की जो सुरक्षा है, उसकी व्यवस्था नहीं होती। इसी वजह से उनको जिंदगी में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आज हम ये भोजन की सुरक्षा की क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, आपको समझ आ गया, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो इसी से संबंधित है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 4 को पढ़ने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो बच्चों, सबसे पहले हम खाद्य सुरक्षा का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या है कि खाद्य यानी क्या है? अन्न, भोजन, और सुरक्षा कि क्या हमें भोजन की हमारे लिए व्यवस्था है। तो इसी को ही हम देखते हैं कि भारत में क्या लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा है। अब खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है, हम खाद्य सुरक्षा को थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। खाद्य सुरक्षा में 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। पहली बात उपलब्धता, दूसरा पहुंच और तीसरा सामर्थ्य। अर्थात अगर हम उपलब्धता की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि क्या भारत में भोजन की उपलब्धता है। और अगर हम दूसरी बात करते हैं पहुंच, कि क्या जो भोजन है, क्या जो अन्न है, क्या वो सब लोगों की पहुंच तक है। और अगर तीसरी हम बात करते हैं सामर्थ्य की, ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो लोग भोजन की हम बात कर रहे हैं, जिनको भोजन मिल सकता है, ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या उन लोगों के पास भोजन को खरीदने की सामर्थ्य है। अर्थात क्या उनके पास भोजन को खरीदने के लिए पैसा है, धन है या नहीं है। अगर ये तीनों चीजें उपलब्ध हैं और लोगों तक उनकी पहुंच है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल रही है। तो अब हम बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्यों। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि खाद्य की सुरक्षा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हम देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं और वो हर समय इस प्रकार की स्थिति से गुजरते हैं, उन्हें भोजन ही प्राप्त नहीं होता। यानी उनके लिए खाद्य सुरक्षा की जरूरत हमेशा रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि देश के अंदर कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लगभग जो भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं,
वो किसी ना किसी प्रकार से इस समस्या से जूझते नजर आते हैं, अर्थात उन्हें भोजन नहीं मिलता कुछ समय के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी स्थान में एक समय में सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो क्या होगा, फसल कम हो गई। फसल कम होने से क्या हुआ, जो खाद्यान्न है, जो अन्न है, भोजन है, वो कम हो गया। अब वो कम हो गया, लोग उतने ही रहे, लेकिन जो खाद्यान्न है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस खाद्यान्न की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। और जब कीमतें बढ़ जाएंगी, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इस बढ़ी हुई कीमत वाले खाद्यान्न को खरीद सकें। तो इस प्रकार उनके लिए भोजन की जो व्यवस्था नहीं हो पाती और इस प्रकार वे भूखे मरना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलाने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई हैं। और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो अब हम बात करेंगे कि भारत में खाद्य असुरक्षित कौन है। अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक लंबी चौड़ी सूची बन जाती है जो खाद्य असुरक्षित हैं, यानी जिनको भोजन कई बार नहीं मिलता है। अगर हम व्यवसाय के आधार पर बात करें, गांव में क्या होता है कि वहां पर लोगों को खेती से जुड़े कामों में काम करना पड़ता है। और आपको पता ही है कि जो खेती है या जो कृषि है वो एक प्रकार से मौसमी व्यवसाय है। और जब इस प्रकार के व्यवसाय में लोग काम करते हैं तो जब तक वो फसल का समय रहता है तब तक तो उनको भोजन उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जब वो फसल का समय नहीं होता तो इनको इधर जाना पड़ता है, कहीं उधर जाना पड़ता है। कई बार काम मिलता है, कई बार काम नहीं मिलता। और जब वो काम नहीं मिलता तो उनके लिए भोजन की जो सुरक्षा है वो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार शहरों में भी होता है। व्यवसाय के आधार पर अगर आप देखें, वहां पे क्या होता है कि शहरों में कई बार लोगों के पास जो वेतन होता है बहुत कम होता है। और कई बार तो लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर जो उनको वेतन है अनियमित मिलता है। अनियमित रूप से, यानी जितने दिन वो काम करेंगे उतने दिन के हिसाब से उनको वेतन मिलता है। यानी उनके लिए भी भोजन की जो व्यवस्था है नहीं हो पाती है। जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा मिल रहा है, पैसे से उनका जो भोजन है वो मिल रहा है। जैसे ही काम मिलना बंद हुआ तो भोजन भी उनका बंद हो जाता है। दूसरी जो श्रेणी है खाद्य असुरक्षित लोगों की, वो सामाजिक समूहों में भी हमें देखने को मिलती है। हमने देखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
और पिछड़े वर्ग में कई बार क्या होता है, गांव के अंदर भी उन लोगों के पास भूमि बहुत कम होती है और जो भूमि होती है उसकी उत्पादकता भी बहुत ही कम होती है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी खाद्य की सुरक्षा कई बार नहीं हो पाती है। और अगर हम तीसरी बात करें लिंग के आधार पर, अगर हम बात करें जो एक गर्भवती महिला है और दूध पिलाने वाली महिला है और उनके जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, ये जो हैं सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला को अगर पौष्टिक खाना नहीं मिला तो समझो उसका जो आने वाला बच्चा है वो भी कुपोषित होगा, वो भी स्वस्थ नहीं होगा। तो इसलिए ये जो गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं और ये जो कुपोषित बच्चे हैं 5 साल तक के, इनके लिए भी भोजन की व्यवस्था जो है कई बार नहीं हो पाती। और जो चौथी सूची में अगर हम शामिल करें तो वो प्रवासी मजदूर होते हैं। प्रवासी मजदूरों को भोजन की सुरक्षा का डर सदैव सताता रहता है। अभी क्या हुआ था आपने देखा, कोरोना काल में क्या हुआ, विभिन्न राज्यों से जो लोग काम कर रहे थे अपने प्रदेशों से आकर के, उनको क्या हुआ, यहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसीलिए वो वहां से वापिस अपने घरों को लौट पड़े और इतने लंबे लंबे उनको सफर करने पड़े, इतनी लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ी कि कईयों को तो रास्ते में उनका इतना बुरा हाल हुआ, कई तो बेचारे पैदल ही चल पड़े। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि हम यहां काम करने आए हैं, लेकिन काम तो यहां पर कोरोना के समय में है ही नहीं, तो इसलिए वो अपने घरों की तरफ लौट चले। लेकिन रास्ते में घर जाते समय उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये हम सब ने देखा है। इसी प्रकार अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो झारखंड है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों में क्या है, ये पिछड़े हुए हैं और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही गरीब हैं और इन लोगों को भी जो भोजन की सुरक्षा है वो हमेशा प्राप्त नहीं होती, उन्हें भी भोजन का डर हमेशा सताता रहता है। भूखमरी एक अन्य पहलू है जो खाद्य असुरक्षा को बताता है। भूखमरी गरीबी को बढ़ाती है। खाद्य सुरक्षा होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो गई है और भविष्य में भूखमरी का खतरा भी कम हो गया है। अब हम भूखमरी के आयामों की बात करेंगे। भूखमरी के 2 प्रमुख आयाम हैं। पहला है दीर्घकालिक भूखमरी और दूसरा है मौसमी भूखमरी। अब दीर्घकालिक भूखमरी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि लोगों की आय कम होती है और उस कम आय होने की वजह से वो जो भोजन है पौष्टिक नहीं होता उनका, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने भोजन में वो सब प्रकार के तत्वों को शामिल करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो जो भोजन खा रहे हैं एक प्रकार से वो पौष्टिक नहीं है और इस प्रकार से कम खाने की वजह से एक प्रकार की वो भूखमरी ही होती है। दूसरी हम जो बात करते हैं वो है मौसमी भूखमरी। अभी हमने पीछे भी बात की है कि कृषि क्षेत्र की अगर बात करते हैं या शहरी क्षेत्र में जो अनियमित श्रम करते हैं, एक प्रकार से मौसमी भूखमरी का ही प्रकार है। अब आपको पता है कि कृषि क्षेत्र में कई बार काम होता है और कई बार खाली बैठना पड़ता है। इसी प्रकार शहरों में भी जो अनियमित रूप से काम करते हैं उनके पास काम होता है और कई बार नहीं होता। इस प्रकार जब गांव में और शहर में लोगों के पास काम है तो उनको भोजन की व्यवस्था है, लेकिन जैसे ही काम उनका छूटा तो उनको भोजन के लाले पड़ जाते हैं और भोजन की जो सुरक्षा है उनकी नहीं हो पाती। अब स्वतंत्रता के बाद आपको पता ही है 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1950 में हमने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दिया।
पहली ही पंचवर्षीय योजना में जो 1951 में शुरू हुई थी, उसमें हमने कृषि पर बल दिया था और हमने अपना लक्ष्य बना लिया। क्या लक्ष्य बना लिया? कि हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है, कि हम भोजन अपने देश के अंदर ही पैदा करेंगे, दूसरे देशों से नहीं मंगाएंगे। एक प्रकार से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की हमने शपथ ले ली। और इसी के चलते क्या हुआ, आने वाले समय में 1960 के दशक में आप देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। हरित क्रांति अर्थात अनाजों के उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया। खास करके गेहूं और चावल की फसलों को ज्यादा से ज्यादा पैदा किया गया, ताकि ये जो चीजें हैं, ये जो खाना है, ये जो भोजन है गेहूं और चावल का, सब लोगों को उपलब्ध हो और सब लोग अपने आप को भोजन की दृष्टि से सुरक्षित महसूस करें। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद भी अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। और इस व्यवस्था के दो प्रमुख घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये बफर स्टॉक या सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले आइए हम बफर स्टॉक की बात करते हैं। आप घरों में देखते हैं, आपके रसोई घर में किसी कनस्तर में, पीपे में या किसी थैले में कई बार आटा रखा होता है। मान लीजिए वो 10 किलो आटा है। अब आपने क्या किया, आज के लिए आपने उसमें से 1 किलो आटा ले लिया। बाकी का जो 9 किलो आटा बचा है वो एक प्रकार से बफर स्टॉक का काम कर रहा है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में आपके काम आएगा। इसी प्रकार की व्यवस्था भारतीय सरकार भारत के लोगों के लिए करती है। क्या होता है कि वो जिन क्षेत्रों में अनाज ज़्यादा पैदा होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा में हमको पता ही है कि धान और गेहूं की जो खेती है बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ का जो अधिशेष उत्पादन है वो भारत सरकार उसका भंडारण कर लेती है, उसको एक जगह पर रख लेती है, एक प्रकार से उसका बफर स्टॉक बना लेती है, ताकि जो क्षेत्र जहां पर अनाज कम है या आने वाले समय के लिए वो लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए हम कहते हैं कि बफर स्टॉक बनाया गया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न भी पैदा हो रहा होगा कि ये काम कैसे होता है। अब सरकार क्या करती है, जो किसान खेती करते हैं उनको फसल उगाने से पहले ही बता देती है कि आप जो फसल उगाने जा रहे हैं उसका कम से कम जो कीमत है वो भारत की सरकार आपको अवश्य ही देगी, और किसान आशावादी हो जाते हैं और वो फसल को उगाना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार भारत सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, एक बार फिर समझ लें, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है कि वह मूल्य जो फसल के पकने पर भारत की सरकार के द्वारा किसानों को अवश्य ही दिया जाएगा। कम से कम है, उससे ज्यादा में वो बेच सकते हैं, लेकिन भारत की सरकार कम से कम उस कीमत पर उसको अवश्य ही खरीदेगी। और इस प्रकार ये जो अनाज का भंडारण हुआ है, बफर स्टॉक बना है, सरकार क्या करती है, उस अनाज को ऐसे क्षेत्रों में भेजती है या उन गरीब लोगों को देती है जिनके पास वो अनाज नहीं है और जो उसकी
ऊंची कीमत चुकाने में असमर्थ हैं। इसके लिए सरकार क्या करती है, बाजार से कम मूल्य पर, यानी जो बाजार का उसका मूल्य है उससे कम मूल्य पर उस अनाज को उन लोगों को दे देती है और इस मूल्य को निर्गत कीमत के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो बफर स्टॉक बना है या जो अनाज का भंडारण किया गया है, ये आने वाली कोई भी आपदा में या आने वाले समय के लिए एक प्रकार से मदद ही करता है, क्योंकि अगर आने वाले समय में अनाज कम पैदा हो गया किसी आपदा की वजह से, तो ये जो बफर स्टॉक है ये एक प्रकार से पृष्ठभूमि में जाकर के मदद करता है। तो बच्चों, इस अध्याय का पहला भाग यहां पर समाप्त होता है और इस अध्याय का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे।